गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारे संविधान का अध्याय चल रहा है। भारत की संविधान की विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज आगे हम संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा बिंदु है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाता, राज्य किसी विशेष धर्म को लेके नहीं चलता। राज्य के लिए जो सभी धर्म है वो सभी धर्म क्या है, समान है। राज्य है या सरकार है वो किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान है और सभी को वो एक नज़र से एक दृष्टि से देखता है। अब जो पंथ निरपेक्ष नाम है इसका हम दो टुकड़ों में विभाजन करते हैं, पंथ और निरपेक्ष। पहला जो अर्थ नाम है अपना वो है पंथ। पंथ का जो अर्थ होता है वो होता है मार्ग, रास्ता, धर्म, संप्रदाय। पंथ का अर्थ क्या होता है, मार्ग, रास्ता, धर्म, संप्रदाय। निरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी के भी पक्ष में न होना। निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, किसी के भी पक्ष में न होना, यानी सबको समान देखना, सबको समान दृष्टि से अपनाना और किसी के साथ भी किसी प्रकार का विशेष हित न सोच के सभी का समान हित सोचना और अपने आप को किसी के पक्ष में नहीं करना। जो उचित हो उसको सही बताना और जो अनुचित हो उसको गलत बताना। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म में सम्मिलित न होते हुए सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से उसका महत्व देना और सबको आवश्यकता के आधार पर सहयोग करना। अब बात आती है कि धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता। ये नहीं है कि धर्म में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है या अमीरी गरीबी के आधार पे धर्म कोई विशेष बन जाता है। धर्म क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा पुरुष हो, चाहे वृद्ध पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति हो, सभी क्या है, धर्म की दृष्टि से समान है। तो इस कारण कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक धर्म के मामले में क्या है, स्वतंत्र है। किसी प्रकार की उसके ऊपर बाधा या हस्तक्षेप नहीं की जा सकती। अब बात आती है कि धर्म का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आता है उसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो प्रमुख रूप से ये जो वर्णन किया गया स्वतंत्रता का धर्म से संबंधित है, ये अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन है वो प्रमुख रूप से मिलता है और विस्तृत जानकारी हमको मिलती है। अब बात करते हैं आगे की बिंदु की कि राज्य द्वारा धर्म विशेष को महत्व नहीं। राज्य है वो हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, सिख धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को, पारसी धर्म को, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। उसकी दृष्टि से कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। हिंदू धर्म है वो भी उसके लिए समान है, जैन धर्म है वो भी उसके लिए समान है, क्योंकि रहने वाले सभी एक देश के हैं तो उनमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इस कारण कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। मान लो अगर किसी एक विशेष धर्म को विशेष महत्व दे दिया जाए तो क्या होगा कि अन्य धर्म के जो लोग हैं उनमें क्या है, असमानता, रोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी और राज्य में क्या है, अराजकता, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण क्या है कि राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देते हुए सभी को समान महत्व देता है। अब आती है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। राज्य और सरकार है वो धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। अब किस प्रकार के भेदभाव की बात की जा रही है वो ध्यान रखना कि कोई भी गवर्नमेंट नौकरी हो, कोई भी पद हो, कोई भी राजनीतिक स्थिति हो, किसी प्रकार की चुनाव की स्थिति हो या मान लो कि कोई नई पार्टी बनाई जा रही हो, नई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा हो, तो वहाँ ये नहीं है कि किसी विशेष धर्म के व्यक्ति का चयन किया जाए। वहाँ पे योग्यता के आधार पे उसका चयन किया जाता है। इसके लिए कहा गया है कि धर्म के आधार पे जो राज्य और सरकार है वो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जिसमें जितनी योग्यता होगी, जिसमें जितनी एबिलिटी होगी, उसके आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, उसके अनुभव के आधार पे, उसके कौशल के आधार पे उसको वो पद प्राप्त होता है, न कि धर्म के आधार पे। अब बताती है कि प्रारंभ में जो संविधान अपना बनाया गया
क्या उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द था क्या? तो ध्यान रखना, जब अपने संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय उसमें मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द है वो हमारे भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता शब्द है ये कब जोड़ा गया था और कौन से संविधान के द्वारा जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। अब बात ये कब जोड़ा गया, कौन से सन में जोड़ा गया? तो ध्यान रखना 1976 के द्वारा जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसको जोड़ा गया है। तो इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि राज्य कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी विशेष धर्म को कोई महत्व नहीं देता, राज्य सभी को समान दृष्टि से देखता है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकार के आधार पे ही इनका साथ में वर्णन किया गया है। लेकिन क्या है कि मौलिक अधिकार है वो एक प्रकार से सभी व्यक्तियों को समान मिले हुए हैं। दूसरी बात है मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा की जा सकती है, न्यायालय में उससे संबंधित विवाद हो तो उसका समाधान किया जा सकता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं होते, उन पे वाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उनके खिलाफ वाद दायर नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य या सरकार या अपने देश के संविधान में कहां से अपनाए गए। तो उससे पहले हम उसके बेसिक की बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है सबसे पहले कौन से देश में अपनाए गए थे। तो ध्यान रखना आयरलैंड के देश में सबसे पहले है वो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अपनाए गए हैं, और वहीं से प्रेरणा लेके भारत के संविधान में है वो नीति निर्देशक तत्व है वो अपनाए गए हैं। तो ध्यान रखना अगर पूछे कि नीति निर्देशक तत्व है वो भारत में कहां से लिए गए हैं तो ध्यान रखना आयरलैंड से संविधान से लिए गए हैं। अब बात आती है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित किए गए हैं, कौन से भाग का हम अध्ययन करें तो हमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है उनको जोड़ा गया है, उनको सम्मिलित किया गया है। कई बार क्वेश्चन बनता भी है ये कि नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से अपनाए गए हैं और संविधान के कौन से भाग में है। तो आयरलैंड से अपनाए गए हैं और संविधान के भाग 4 में इनको जोड़ा गया है। अब बात आती है अनुच्छेदों की कि नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 36 से लेके 51 में वर्णन इनका किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि जो अपने राज्य के ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनका क्या उद्देश्य है, क्या इनके पीछे दायित्व छुपे हुए हैं, कौन से इनके गुण हैं। तो ध्यान रखना इनका उद्देश्य प्रमुख रूप से जनता का हित करना होता है, जनता की सुख सुविधाओं में वृद्धि करनी होती है, जनता की समस्याओं को दूर करना होता है। तो ध्यान रखना कि नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए अपनाया गया है कि कुछ ऐसी नीति अपनाई जाए कि जनता के सुख साधन में वृद्धि की जाए, जनता की समस्याओं को कम किया जाए, जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। अब बात आती है जन कल्याणकारी राज्य से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। जन कल्याणकारी, जन का मतलब होता है जनता और कल्याण से मतलब होता है उनकी समृद्धि या विकास करना। कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए, कुछ ऐसी नीति अपनाई जाए कि जनता को अधिक से अधिक हर प्रकार से लाभ मिले, जनता की जो भागीदारी है वो शासन के अंतर्गत अधिक से अधिक सम्मिलित हो, प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना दायित्व समझते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने देश के निर्माण में सहयोग करे और राज्य और सरकार भी उसके विकास में अपना पूर्णतः योगदान दे, और जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी जो सामान्य व्यक्ति है उनकी धारा में लाने का प्रयास करे ताकि उनका भी क्या है कि विकास साथ में होता रहे। क्योंकि देश का विकास, राज्य का विकास या किसी जिले का विकास या किसी शहर का विकास किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं होता। जब समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक व्यक्ति जब अपना योगदान देगा तब जाके क्या है किसी देश या राज्य का विकास होता है। अब बात आती है कि ये नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या इनसे संबंधित वाद किया जा सकता है या वाद दायर नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है
उनसे संबंधित अपन किसी प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती है तो न्यायालय में उसका वाद दायर कर सकते हैं और उनका पूर्णतः समाधान भी शीघ्र ही मिल जाता है। तो ध्यान रखना कि नीति निर्देश तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य होते हैं। उनसे संबंधित विवाद है उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब आती है एकात्मक संघात्मक तत्वों का सहयोग। हमारा जो संविधान है उसकी एक अन्य विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का सहयोग। यानी हमारा जो देश है भारत काफी बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। और भारत में जो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना विस्तृत होते हुए भी भारत में क्या है कि अलग अलग राज्य होते हुए भी, अलग अलग स्थितियां होते हुए भी, हर प्रकार से विभिन्न रूप से अलग अलग होने के बावजूद भी भारत में क्या है संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और एकात्मकता का गुण मिलता है। यानी अलग अलग होते हुए भी सभी राज्य क्या है एक सम्मिलित, एक यूनियन, एक इकाई के रूप में, एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अब आती है कि भारत एक क्या है संघात्मक राज्य है। संघात्मक का मतलब होता है कि कुछ चीजों का आपस में विभाजन। तो भारत है वो संघ सरकारें और राज्य सरकार से मिलकर बना हुआ है, उसी को संघात्मक सरकारें कहते हैं, जिसमें संघ सरकारें और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है और पूर्ण रूप से अपना कार्य करती है। अब आती है संविधान में जो ये संघात्मक शब्द है, संघ शब्द है, उसके लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना इसके लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग है वो संघात्मक के रूप में, संघ के रूप में किया गया है। तो ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान में संघ शब्द है, संघात्मक शब्द है, इसके लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना यूनियन ऑफ स्टेट्स इस शब्द का प्रयोग है वो हमारे संविधान में किया गया है। अब आती है कि केंद्र है को एकता बनाए रखने का दायित्व है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमारे देश में संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन इसमें दोनों की तुलना करें तो केंद्र का पलड़ा है, केंद्र की जो मजबूती है अधिक देखने को मिलती है। केंद्र का दायित्व बनता है कि वो संपूर्ण शासन व्यवस्था है उसमें एकता बनाए रखे, उसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी आती है। प्रमुख रूप से जो कार्य करता है उसके इर्द गिर्द ही क्या है कि पूरे समस्त राज्य हैं भारत के, उनका शासन है वो घूमता है। एक प्रकार से कहे जाए तो जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख जो धुरी है वो कौन है, केंद्र सरकार के इर्द गिर्द ही प्रत्येक राज्य है वो उसके परिचक्रण या उसकी परिक्रमा करते हैं। अब आती है कि भारत में जो शब्द यूज किया गया है राज्यों के लिए, समस्त राज्यों के लिए, 28 राज्यों के लिए, वो किस शब्द का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी भारत में कोई एक राज्य नहीं है, 2 राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों से मिलके ये संघ बना हुआ है। संघ से अपने देश का निर्माण हुआ है, इस कारण भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, एक संगठन कहा गया है। राज्यों को स्वायत्ता। अब केंद्र सरकार है उसके कार्य अलग होते हैं, राज्य सरकार के कार्य अलग होते हैं। केंद्र के दायित्व अलग होते हैं, राज्य के दायित्व अलग होते हैं। केंद्र अपने स्तर पे स्वतंत्र है कार्यों के लिए, जबकि राज्य है वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। दोनों एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए पक्षधर रहते हैं। तो राज्य है ये नहीं कि उसका महत्व कम है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य अपने उचित कार्य करते हुए अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता लिए हुए हैं, अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। कार्य प्रदान किए जाते हैं, वो उचित तरीके से राज्य उन कार्यों की जिम्मेदारी को निभाता है और वहां की स्थानीय स्तर में काफी विकास और सुधार करने का प्रयास करता है। अब आती है केंद्र राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली। हम तुलना की बात करें कि हमारा है जो भारत है वो राज्यों का संघ है और संघात्मक होते हुए भी क्या है कि इसमें एकता की विशेषता पाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करते हैं केंद्र और राज्य की, तो केंद्र है वो राज्य की तुलना में हमें मजबूत दिखाई देता है, प्रबल दिखाई देता है, शक्तिशाली दिखाई देता है, क्योंकि उसको जो विषय दिए गए हैं, उसको जो दायित्व दिए गए हैं वो राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, अधिक मजबूत बनाते हैं। जबकि राज्य के पास विषय तो अच्छे हैं, काफी अच्छे विषय होने के बावजूद भी क्या है कि अगर हम तुलना की दृष्टि से देखें तो हमें राज्य कमजोर दिखाई देते हैं, जबकि केंद्र है वो मजबूत दिखाई देता है। अब बात आती है कि केंद्र सरकारें अधिक मजबूत कैसे हैं, उसकी मजबूती का कारण क्या है। तो ध्यान रखना
कि हमारे देश के संविधान में सूचियों का वर्णन किया गया है, तो प्रमुख रूप से 3 सूचियां इसमें बताई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों का वर्णन किया गया है और ये 3 सूचियां हैं, इनका विभाजन भी अलग अलग आधार पे किया गया है। कुछ जो शक्तियां दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है, कुछ शक्तियां हैं वो राज्य सरकार को दी गई है। तो ध्यान रखना, प्रमुख जो शक्ति है वो संघ सूची की शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास है, जबकि जो राज्य सूची की शक्तियां हैं वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लेकिन जो समवर्ती सूची है, जो तीसरी सूची है, उसकी जो शक्तियां हैं वो प्रमुखतः केंद्र सरकार के पास है। मान लो कोई विवाद वगैरह उत्पन्न हो जाता है और समवर्ती सूची पे कोई कानून बनाना होता है, तो वहां राज्य को विशेष महत्व न देते हुए केंद्र के विचारों को, केंद्र के सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा संघ सूची के अलावा, राज्य सूची के अलावा, समवर्ती सूची के अलावा जो अन्य विषय बच जाते हैं, शेष विषय जो रह जाते हैं, उन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? केंद्र सरकार को प्रमुख रूप से अधिकार दिया गया है संघ सूची के अंतर्गत। अब आती है कि संघ सूची और समवर्ती सूची में किसका महत्व रहा है, तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार का इन दोनों सूचियों में महत्व रहता है और जो शेष विषय रह जाते हैं उसमें भी केंद्र का पलड़ा काफी भारी दिखाई हमें देता है। अब आती है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति को देखा जाए, प्रारंभिक स्थिति की बात की जाए, तो प्रारंभ में जो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या थी वो 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है कि आवश्यकता के आधार पे इनमें विषयों को संशोधन होता रहता है, विषय कुछ जोड़े जाते रहते हैं साथ में, या इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता के आधार पे। तो प्रारंभ में जो संघ सूची में विषय थे वो 97 थे, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में जो संघ सूची में विषय हैं वो 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो विषय है ये स्थायी नहीं है, इनको घटाया या बढ़ाया आवश्यकता के आधार पर जा सकता है। अब बात आती है कि संघ सूची है उसके प्रमुख विषय कौन से हैं। विषय तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख जो विषय हैं वो विषय कौन से हैं जिसमें केंद्र सरकार का अस्तित्व दिखाई देता है। तो संघ सूची के विषय अपन ने बताए 100 और पहले कितने थे? 97 विषय थे। अब आती है कि इसमें प्रमुख विषय कौन कौन से आते हैं। सेना से संबंधित जो मामले हैं, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, ये तीनों किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। बात आती है विदेशी मामलों के, विदेशों से कोई सामान मंगवाना हो, कोई संधि करना हो, कोई समझौता करना हो, किसी प्रकार की कोई आवागमन का कोई आना जाना हो, तो सारा क्या है कि ये जो नियंत्रण रहता है, सारा अधिकार जो रहता है, इसमें भी किसका महत्व रहता है? केंद्र सरकार का महत्व रहता है। बात आती है रेल की, रेल से संबंधित जो कार्य है वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण क्या है, केंद्र का मजबूती पक्ष दिखाई देता है। अब जो सबसे बड़ी बैंक है भारत की वो है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत के बैंक से संबंधित, वित्त से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं और इस पे अधिकार किसका रहता है? केंद्र सरकार का अधिकार रहता है। अब आती है जनगणना की। भारत में जो जनगणना का दायित्व दिया गया है ये राज्य को न देख के केंद्र को दिया गया है। केंद्र है वो समय समय पे क्या है, जनगणना करवाता है और नए आंकड़े प्रस्तुत करता है। ध्यान रखना कि जनगणना के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। लास्ट जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था ये 2011 में प्रस्तुत किया गया था और नवीन आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाएंगे वो 2021 में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ध्यान करना कि जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में सर्वेक्षण करके, जानकारी करके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। लास्ट आंकड़ा 2011 में प्रस्तुत किया गया था और जो अब नवीन आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे 2021 में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये थे संघ सूची के प्रमुख विषय। अब बात आती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना 52 विषय, इसमें 52 विषय हैं वो संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। समवर्ती सूची में तो सबसे प्रमुख विषय आता है वो है शिक्षा का। शिक्षा का मतलब होता है कि अज्ञानता है उसको दूर करके और बालक को, व्यक्ति को प्रकाश की ओर ले जाना। ध्यान रखना, उस बच्चे को शिक्षा प्राप्त बच्चा कहा जा सकता है जिसको अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना आता हो। 7 वर्ष का वो है बालक है जो किसी भाषा को पढ़ना लिखना जानता हो, उसको शिक्षित कहा जा सकता है, उसको साक्षर कहा जा सकता है। बात आती है दीवानी और फौजदारी मामले की। जमीन से संबंधित जो मामले हैं या फिर विवाद से संबंधित मामले हैं या किसी प्रकार का जो विवाद होता है या फिर मान लो कि बहुत अधिक करोड़ों में जो विवाद है वो विवाद आते हैं दीवानी और फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं।
अब कारखानों पे भी नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का रहता है। वन, कितने क्षेत्र पे अपने वन होने चाहिए, पर्यावरण है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार हरियाली को अधिक बढ़ाया जाए, पेड़ों को जो काटा जा रहा है उसको किस प्रकार रोका जाए, इसका दायित्व भी है केंद्र सरकार अपने पास में रखती है। तो वन से संबंधित जो देखरेख का कार्य है या वन वृद्धि से संबंधित जो कार्य है वो भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। बात आती है परिवार नियोजन की। परिवार नियोजन का कार्य है ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और ये भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। समय के साथ क्या है कि अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया गया तो भारत की जनसंख्या क्या है कि बहुत अधिक बढ़ जाएगी और अधिक बढ़ने से क्या होगा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी और पूरी नहीं होने के कारण क्या है कि समाज में अराजकता, अशांति फैल जाएगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, अनपढ़ रहेंगे। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम अपना के परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है परिवार को छोटा रखना। परिवार जितना अधिक बड़ा होगा उतनी ही उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी और परिवार जितना सीमित होगा, लघु होगा, छोटा होगा उतनी ही उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकेगी। अब आती है आपातकाल, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण। जब राज्य में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसी भी राज्य में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, तो जब राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राज्य उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता, उसके कार्य नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति के हाथ में सारी शासन व्यवस्था आ जाती है और उसके हाथ में सारा कार्य नियंत्रण होने के कारण राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के निर्देशों की पालना करते हुए उसके कार्य करता है। मुख्यमंत्री का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब आ जाती है राज्यों का पृथक संविधान नहीं, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का एक ही संविधान है। ये नहीं है कि संविधान है वो केंद्र का अलग बनाया गया है, केंद्र मजबूत है इसलिए और राज्य कमजोर है इसलिए उसका अलग संविधान बनाया गया है। दोनों का संविधान एक ही है लेकिन आवश्यकता के आधार पे, स्थिति के आधार पे दोनों को शक्तियां दी गई है, जिस कारण क्या है कि वो शक्तियों के मामले में अधिक और कम दिखाई देते हैं। अब आती है स्वतंत्र न्यायपालिका की। न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान है। कार्यपालिका के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जब कानून बनाए जाते हैं, कानून का निर्माण किया जाता है, तो न्यायपालिका अगर वहां नहीं हो तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अपने हिसाब से मन मर्जी से कानून लागू करेगी और मन मर्जी से कानून लागू करने के कारण क्या होगा कि जनता का शोषण किया जाएगा, जनता के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, जनता का है वो शोषण है, अत्याचार को दूर करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस कारण क्या है न्यायपालिका की स्थापना की गई है। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ऐसे कानून बनाए जिसके कारण क्या है कि जनता का हित नहीं हो तो न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध यानी गलत घोषित कर सकती है, उनको पुनर्विचार के लौटा सकती है और नए कानून जारी करने के लिए कह सकती है। बात आती है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान है वो अपने देश में सबसे उच्च माना गया है, कानून का उच्च दर्जा उसको दिया गया है, तो इसकी रक्षा करने का दायित्व है वो भी न्यायपालिका के पास ही है। प्रजातंत्र की रक्षा, प्रजातंत्र यानी जनता की रक्षा का दायित्व है वो भी क्या है न्यायपालिका के पास में है। अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में कोई भी विवाद या झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा, उसका हल कौन करेगा, तो वो न्यायपालिका में जाके अपना वाद दायर कर सकते हैं और जिसकी गलती हो उसको सजा मिलेगी और जो जिसने गलती नहीं की है उसको न्याय मिल जाएगा। तो प्रजातंत्र की रक्षा का जो प्रमुख तत्व है वो भी क्या है न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। भारतीय नागरिकों को प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका के पास है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है या उसको आघात पहुंचता है तो न्यायालय की शरण ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च व उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति, केंद्र सरकार है उसका भी एक प्रमुख दायित्व है, राष्ट्रपति के इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय की और जो उच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो दायित्व है सौंपा गया है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है। राष्ट्रपति है जो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के, वो कोलेजियम पद्धति के आधार पे करता है। उसमें न्यायाधीशों का एक समूह होता है जो राष्ट्रपति को विचार विमर्श प्रदान करता है, उसी के आधार पर क्या है राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब आती है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका पर नियंत्रण। सरकार के प्रमुख रूप से 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को संसद भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका है वो कानून निर्माण करती है, व्यवस्थापिका है कार्यपालिका ये कानून को लागू वगैरह करती है।
लेकिन अब कानून कैसे बनाए जाए, किस प्रकार से उन्होंने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए हैं। क्या वो जनता के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे, जनता के हित का सोच तो नहीं रहे, कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया गया जो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचा रहा हो। वह कानून बनाए जाए तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से संबंधित हो। यह भी दायित्व किसका है, न्यायपालिका भी इसका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका पे और व्यवस्थापिका पे न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। अब आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, यानी कोई व्यक्ति है उसको बंदी बना लिया गया है, तो बाद में दायित्व बनता है कि वो बंदी व्यक्ति ये जान सकता है कि उसको बंदी बनाए जाने का कारण क्या है, किस कारण उसको बंदी बनाया गया था, और 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अब बात आती है अधिकार प्रसार की, यानी किसी व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से कोई पद प्राप्त किया है और बाद में उसको जब उसकी योग्यता साबित करने के लिए बोला जाए, जांच पड़ताल की जाए और वो उस जांच पड़ताल में सही साबित नहीं हो पाता, गलत साबित हो जाता है, दोष निकल जाता है, तो उसको पद से हटाने का कार्य भी क्या है कि न्यायपालिका का रहता है।